बहनों, मंच पर आसीन भारत स्वाभिमान की प्रांतीय संयोजिका डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, भाई खींची जी जो मंडल प्रभारी हैं, मेरे साथ मंच पर बैठे आपके नगर क्षेत्र के सम्माननीय विधायक महोदय, मैं आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि 1 घंटा देरी से आया और उसका कारण ये है कि मैं रात को 3 बजे यहाँ पहुँचा तो देरी से सोकर उठा, उस कारण से आपके बीच आने में देरी हुई, माफ़ी चाहता हूँ। भारत स्वाभिमान का जो काम शुरू हुआ है पूरे देश में, इसके बारे में कुछ बातें आपसे मुझे कहनी है। 5 जनवरी 2009 को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का गठन किया। उस दिन इस ट्रस्ट का पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ दिल्ली में। ये ट्रस्ट का जो विस्तार है वो भारत देश और भारत के बाहर दूसरे देशों में भी, भारत में भी काम करना है। क्या अपने देश की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करना है, दुरुस्त करना है। एक अभियान तो परम पूजनीय स्वामी जी कई वर्षों से चला रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य देने का, चिकित्सा मुक्त जीवन देने का, निरोगी जीवन देने का, योग और प्राणायाम की मदद से, और आप सब उसमें लगे हुए हैं। सारे देश के करोड़ों लोगों को उससे लाभ हो रहा है। अब स्वामी जी ने एक दूसरा अभियान शुरू किया है कि देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, लोग निरोगी हो जाएं, चिकित्सा मुक्त हो जाएं, रोग मुक्त हो जाएं, और हर साल जो 6-6.5 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होता है इस देश में चिकित्सा व्यवस्था पर, वो पैसा खर्च होना बंद हो जाए। परम पूजनीय स्वामी जी की ऐसी मंशा है, ऐसा उनका आग्रह है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति रोग से ना मरे। मरना तो सभी को है, जीवन तो सबका निश्चित है, लेकिन कोई रोगी ना मरे, हंसता खेलता स्वस्थ आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाए, ऐसी उनकी मन में कल्पना है। उसके लिए रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। करोड़ों लोगों को उन्होंने शिविरों के माध्यम से प्राणायाम सिखाया है, योग सिखाया है, और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी। और उससे भी बड़ी बात है कि जिन्होंने सीखा है और किया है वो सब बोलते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ है। लाखों करोड़ों लोगों के ब्लड प्रेशर ठीक हो गए हैं, लाखों करोड़ों लोगों को हृदय की तकलीफें ठीक हो गई हैं, लाखों करोड़ों लोगों को घुटने का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो गया है, हजारों हजार लोगों का कैंसर मिट गया है जो दुनिया में ठीक नहीं होता। गंभीर बीमारियां जो मानी जाती हैं, जेनेटिक बीमारियां जो मानी जाती हैं, वो भी ठीक हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छे से काम चल पड़ा है और आप योग शिक्षक इसमें तन मन धन से लगे हैं, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब स्वामी जी को ऐसा लगता है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसके साथ साथ देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। लोगों की बीमारी की जो समस्या है वो ठीक हो जाए तो देश की दूसरी समस्याएं भी ठीक हों। हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में आज़ादी के बाद भी अत्याचार है जो हमारे ऊपर होता है, शोषण है। ये देश की समस्याएं भी ठीक हों, ये अब उनके मन में आया है। तो लोगों की बीमारियों की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना है जो लगभग 15 साल से काम करता है, और उसके नीचे पतंजलि योग समितियां बनी हुई हैं जो देश भर में काम करती हैं। आपकी रतलाम समिति एक है। इसी तरह से स्वामी जी ने देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया, भारत स्वाभिमान। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अत्याचार, मारामारी, शिक्षा का प्रश्न, ये सारे प्रश्नों को इसमें हल करना। इस ट्रस्ट में परम पूजनीय स्वामी जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं। मुझे स्वामी जी ने राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दे रखा है।
सारे देश में 2,40,000 अपने योग शिक्षक हैं जो इस काम से जुड़े हैं। अगले साल जनवरी तक 11 लाख योग शिक्षक इस काम से जुड़ जाएंगे। इसके लिए काम तैयारी चल रही है। आप अगर आस्था चैनल में देखते होंगे तो हर हफ्ते एक शिविर होता है हरिद्वार में, अलग अलग राज्यों का। अभी थोड़े दिन पहले शिविर खत्म हुआ आंध्र प्रदेश का, उसके पहले उड़ीसा का, उसके पहले हुआ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कई राज्यों के शिविर हुए हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का शिविर होने वाला है सितंबर में, बंगाल का शिविर होने वाला है, अन्य राज्यों के शिविर होने वाले हैं। तो हर सप्ताह में 5-6 दिन के शिविर होते हैं हरिद्वार में, और परम पूजनीय स्वामी जी खुद उस शिविर में सबको सिखाते हैं, बताते हैं। एक शिविर में 6 से 7 हजार लोग आते हैं। ऐसे जनवरी तक शिविर चलने वाले हैं। तो इन शिविरों के माध्यम से लगभग 11 लाख लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, ऐसी कोशिश हो रही है। फिर क्या हो रहा है, जनवरी के बाद स्वामी जी पूरे भारत के दौरे पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। एक एक जिले में एक एक दिन के लिए वो जाने वाले हैं। 680 जिले हैं इस देश में, तो लगभग 680 दिन का प्रवास स्वामी जी का होने वाला है। और उस समय जो सभाएं होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, उनके माध्यम से 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना है। आप जानते हैं कि ये संगठन हमने बनाया है और इसको बड़ा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। बड़े संगठन बड़े काम के लिए होते हैं। तो ये संगठन इतना बड़ा 5 करोड़ लोगों का होने जा रहा है अगले 2 साल में, तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य यही है कि अपने देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना है। किन व्यवस्थाओं को ठीक करना है? हमारे रोज के जीवन में जो तकलीफ पैदा करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको पहले ठीक करना है। फिर हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। फिर हमारे देश में कानून और न्याय को देने वाली जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। हमारी प्रशासन व्यवस्था को ठीक करना है। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। ऐसे करके सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के 9 उद्देश्य हैं। उनके लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान है। आपके मन में सवाल आएगा, क्या अपनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। अर्थव्यवस्था से मैं बात शुरू करता हूं। अपने देश को आजाद हुए लगभग 62 साल हो गए, 63वां साल शुरू हो गया। अब आजादी के 62-63 साल के बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे गंभीर समस्या है गरीबी, बेरोजगारी। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है, एक उदाहरण से बताता हूं। हमारे देश की जो सरकार चलती है दिल्ली में, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, इस केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक कमीशन बनाया था, एक आयोग बिठाया था, और उस आयोग का अध्यक्ष बनाया प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता नाम के एक बहुत विद्वान व्यक्ति को। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कलकत्ता में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इस देश में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता उनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, श्रीमती गांधी के। बहुत साल तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बंगाल सरकार में वित्त मंत्री रहे। दुनिया भर के 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स देने जाते हैं। बहुत विद्वान आदमी है, दुनिया उनका सम्मान करती है। तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप 5 साल एक अध्ययन करो, अभ्यास करो, और ये बताओ कि गरीबी कितनी है, बेकारी कितनी है, भुखमरी कितनी है, आर्थिक समस्याएं हमारी बताओ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई है, बड़ी मोटी है,
वो रिपोर्ट पिछले साल संसद में पेश हुई, फिर मुझे भी मिल गई पढ़ने को। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत में 84 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में रहते हैं। अब तक हमारी सरकार ये कहती थी कि 32 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में, जिनको इस देश में कहा जाता है गरीबी रेखा के नीचे। लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने कहा कि ये 32 करोड़ नहीं है, ये 84 करोड़ है। और ये आंकड़ा उनको भारत के 31 राज्यों के भ्रमण के बाद पता चला। 31 राज्यों में वो घूमे, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में घूमे, तब जाकर उन्होंने ये बताया कि 84 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं। कितने गरीब हैं? एक दिन में वो 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, इतने गरीब हैं। 20 रुपए उनके पास नहीं है खर्च करने के लिए। उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया कि 84 करोड़ लोगों में 50 करोड़ तो इतने गरीब हैं कि एक दिन में 15 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 84 करोड़ में से 25 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 10 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, और करीब 15 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, और 7 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। 7 करोड़, इतनी गरीबी इस देश में है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि भारत के दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलोर, मद्रास, कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए और गांव की तरफ निकल जाएं हम देखने के लिए, तो गरीबी का महासागर है इस देश में। ये कुछ बड़े बड़े शहर हैं जिनकी संख्या 20-50 से ज़्यादा नहीं है, जहाँ कुछ अमीरी दिखाई देती है, बाकी देश तो गरीबी में डूबा हुआ है। ये पहली बार देश को पता चला कि 84 करोड़ लोग गरीब हैं। मेरे को भी पता चला उसके बाद। मैं तो ये सोचता था 32 करोड़। और उससे भी ज़्यादा गंभीर बात मुझे जो दूसरी पता चली, जिसने भारत स्वाभिमान अभियान को बनाने में भूमिका निभाई, कि ये गरीबी आज़ादी के बाद लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय के आंकड़े हैं कि 4.5 करोड़ लोग गरीब थे इस देश में। अब आज़ादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब हैं। क्या भयावह परिस्थिति है। आज़ादी के 62 साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं गरीबी दूर करने के लिए। 11 योजनाएं बनी, और हर योजना में गरीबी दूर करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। एक योजना बनती है ना पंचवार्षिक, जिसको आप 5 ईयर प्लान कहते हैं, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा होता है गरीबी हटाना, गरीबी मिटाना। उसके लिए 10 लाख करोड़ का बजट होता है एक योजना का। ऐसी 11 योजनाएं बन चुकी हैं, माने 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है लगातार। 4.5 करोड़ से अब 84 करोड़ हो गए। मेरे जैसे लोग ऐसा सोचते थे कि जब हम आज़ाद हुए तो हम गरीब इसलिए थे कि अंग्रेजों ने हमको लूटा। 250 साल इस देश पर उन्होंने शासन किया, लूट लूट के सारा धन उन्होंने लंदन में जमा कर लिया, तो हम गरीब हो गए 4.5 करोड़। लेकिन आज़ादी के 62 साल के बाद तो 84 करोड़ लोगों की गरीबी, ये बात हमको पच नहीं पाई, हजम नहीं हो पाई। तो हमने इस दिशा में शोध करना शुरू किया कि आखिर इसका कारण क्या है। तो हमारे देश के लोगों के दिमाग में कुछ कारण हैं, उनमें से एक है, वो आपके मन में भी आता है, मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि राजीव भाई, गरीबी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारी सरकार बताती है कि ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख है, इतनी संख्या हर साल हमारे देश में बढ़ जाती है। माने एक ऑस्ट्रेलिया देश इस देश में शामिल हो जाता है हर साल। तो इसका मैंने जानने का कोशिश की, अभ्यास किया,
तो पता चला जनसंख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। 1947 में हम 32 करोड़ थे, 33 करोड़ के आसपास थे, 32 करोड़ 80 लाख, 33 करोड़ थे। अब 2009 में हम 115 करोड़ हैं। इसका माने जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है। तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। तो गरीबी इस समय 15 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अब ये समझ में नहीं आता कि जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई, ये समझ में नहीं आता। गणित का साधारण सा विद्यार्थी इस बात को समझ सकता है कि अगर जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ रही है तो गरीबी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। तो 12 करोड़ 15 करोड़ गरीब हो जाते, हम 4.5 करोड़ थे, 15 करोड़ हो जाते। लेकिन हम तो 84 करोड़ कहां से हो गए? ये कोई गंभीर बात है। और इस गंभीर बात को जानने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि ये गंभीर बात पैदा हुई है पिछले 62 साल में भारत के राजनीतिक भ्रष्टाचार से। हमारे देश में 62 साल में भ्रष्टाचार 21 गुना बढ़ा है। 1947 में भारत के आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार में जितना धन व्यर्थ होता था, बर्बाद होता था, उससे 21 गुना ज्यादा अब होता है। तब सीधी सी बात समझ में आती है। भ्रष्टाचार माने लूट आपके धन और संपत्ति की। तो अगर आपकी लूट 21 गुनी बढ़ गई है तो गरीबी 21 गुनी बढ़ने ही वाली है। तो इस देश की भ्रष्टाचार जो है वो गरीबी की समस्या का बड़ा कारण है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। आपने उनकी वो बात याद रखी होगी। वो कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं दिल्ली से, तो उस आदमी के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते। और उन्होंने खुद कहा था संसद में कि बीच के जो 85 पैसे हैं वो हमारे नेता और अधिकारी मिलके खा जाते हैं। माने विकास के लिए जो धन आवंटित होता है उसका 85% लूट हो जाती है। और ये राजीव गांधी ने कहा था 1984 में। उस समय भ्रष्टाचार कुछ कम था, अब 2009 आ गया। अब तो हमारे देश में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनकी रिपोर्ट कहती है कि अब तो 1 रुपया जब विकास के लिए नीचे भेजा जाता है तो गरीब आदमी तक 7 से 8 पैसा ही पहुंचता है। अब तो हालत और खराब हो गई। आखिरकार ये सारा पैसा जाता कहां है? ये लूट जाता है अधिकारी और नेताओं के द्वारा। फिर लूटने के बाद ये पैसा कहां जाता है? ये विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है। आप पूछेंगे जी कितना लूट जाता है? हमने एक दिन आंकड़े बनाए, सरकार के अलग अलग विभागों से इकट्ठे किए। केंद्र सरकार हमसे टैक्स लेती है हर साल। कुछ नाम है उस टैक्स के, जैसे इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ऐसे केंद्र सरकार हमसे कुछ टैक्स लेती है। उसमें पूरे देश के लोगों से 6.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं वो। फिर राज्य सरकार टैक्स लेती है, मध्य प्रदेश की सरकार अलग लेती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की अलग लेती है। 31 राज्यों की राज्य सरकार हर साल हमसे 12 लाख करोड़ का टैक्स इकट्ठा करती है कुल मिलाकर। फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स लेता है, नगर पालिका टैक्स लेती है। तो भारत देश में जितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है करीब 14 से ज्यादा है, 1400 से ज्यादा है, 1400 से ज्यादा वो टैक्स इकट्ठा करते हैं। और वो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं हमसे। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं हमसे हर साल। मेरे जैसे लोग सरकार के अधिकारियों को पूछते हैं कि ये 20 लाख करोड़ का तुम करते क्या हो? कहते हैं जी विकास करते हैं इसका।
तो 20 लाख करोड़ तो इतनी बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इसका हिसाब निकाला था कि इस रकम का अगर हम सरकार को देना बंद कर दें, टैक्स भरना बंद कर दें और ये रकम हम गरीबों में बांट दें, तो हर गरीब इस देश में लखपति हो जाता है। एक ही साल में, 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही साल। 20 लाख करोड़ रुपए अगर हम इकट्ठे कर लें आपस में मिलके और सरकार को बीच में से निकाल दें कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं, हम कर लेंगे इस काम को, क्योंकि इतनी अकल तो हमको भी है जो उनको है। हम भी वही दाल रोटी खाते हैं जो ये सरकार के अधिकारी खाते हैं। कोई बहुत होशियार तो है नहीं, हमारे ही बीच में से गए हैं। तो अगर इनको बाहर कर दें और 20 लाख करोड़ से देश के विकास की योजना बनाएं, तो मैंने एक दिन सोचा कि 20 लाख करोड़ का सोना खरीद लें। मान लो इतना सोना आता है कि 6,35,365 गांवों की एक एक सड़क सोने से बन सकती है। माने 20 लाख करोड़ की रकम में जो हम उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, कारखाना, तो इतने कारखाने लगेंगे कि 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस देश में। तो 20 लाख करोड़ से एक साल में तो गरीबों को अमीर कर सकते हैं, दूसरे साल में सोने की सड़कें बना सकते हैं और तीसरे साल में सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। फिर करेंगे क्या? चौथे साल क्या करेंगे? 20 लाख करोड़ तो फिर आएगा चौथे साल। तो चलो स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, सब करने के बाद फिर 5वें साल तो कुछ नहीं बचता करने के लिए। भजन करें, प्राणायाम करें, योग करें, फिर भी ये 20 लाख करोड़ तो सामने रखा है, करें क्या इसका? मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये कि ये जितनी रकम हम टैक्स में देते हैं, ये रकम अगर 5 साल की कुल इकट्ठी हो जाए तो सारे देश की हर समस्या का समाधान हो जाए। और ये नेता 62 साल से ये रकम इकट्ठी करके विकास नहीं कर पा रहे हैं देश का। चक्कर क्या है? तो चक्कर दूसरा है। चक्कर ये है कि ये नेता और अधिकारी इस रकम से अपना विकास कर रहे हैं, देश का नहीं कर रहे, लूट लूट के घर भर रहे हैं। मैंने आजकल भारत के नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है। जन्म कुंडली मतलब ये नहीं, वो ज्योतिष वाली नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। दूसरी जन्म कुंडली वो ये कि जब वो राजनीति में आए तो उनके पास कितना धन संपत्ति था और राजनीति में आने के बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री वगैरह वगैरह होने के बाद कितना हो गया। अब तक मेरी सूची में 420 नेता शामिल हुए हैं और ये सब ऊंचे स्तर के हैं, छोटे स्तर वाले बात नहीं कर रहा हूं। ये तो जो केंद्र में रह चुके हैं, कोई मंत्री, कोई कुछ, उनकी बात कर रहा हूं। राज्य का तो अभी नंबर ही नहीं। तो 1-2 नेताओं का बिना नाम लिए बताता हूं, आप वैसे बहुत होशियार हैं, समझ जाएंगे। एक नेता हैं, महाराष्ट्र के हैं। 20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, टूटी साइकिल नहीं थी। बस में चढ़ने का किराया नहीं था जेब में, दूसरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी बस का टिकट खरीदते थे। चाय पीने के लिए पैसा नहीं था और माँ बाप ने कोई संपत्ति छोड़ी नहीं थी क्योंकि बहुत गरीब थे। आज उस नेता के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। और आप कभी आओ महाराष्ट्र में तो मैं दिखाऊंगा आपको, गांव गांव ले जाके। बंबई से पूना के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। उस दूरी में जितने गांव आते हैं उस गांव की सारी जमीन उसने खरीद रखी है एक नेता ने। हजारों हेक्टेयर जमीन एक नेता के नाम है, जिसके पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी। और जमीन के कागजात जब हमने इकट्ठे किए तो उसके कुत्ते बिल्लियों के नाम से जमीन है। ऐसी लूट मची हुई है इस देश में। एक और बताता हूं, एक नेता है हमारे महाराष्ट्र में,
बंबई में 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पे वो भाजी बेचता था। भाजी मने पालक, मेथी, सब्जी बेचता था, माफ करिएगा सब्जी, भाजी मराठी शब्द है, सब्जी बेचता था स्टेशन पे बैठ के। आज उसके पास बंबई शहर में 25,000 करोड़ की संपत्ति। बीस साल पहले एक नेता महाराष्ट्र के नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था। आज उसके पास पूरे महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति। और ये जो नेता है ना, इनके कुछ एजेंट होते हैं। तो ये जो तीनों नेता है ना, इनका एक एजेंट है पूना में। उसको एक बार हम मिले थे, वो कहता है कि मेरे पास 72,000 करोड़ की संपत्ति है। तीनों का बाप है वो। और थोड़े दिन पहले सीबीआई ने बताया, सीबीआई आप जानते हैं इस देश की जांच करने वाली संस्था, और एक दूसरी संस्था है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रॉ, और एक संस्था है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। ये तीनों बोलते हैं कि उस एजेंट का स्विट्जरलैंड की बैंक में खाता है, उसमें 72,000 करोड़ जमा है। जब हम उसको मिले थे तो पूछा, भाई तुम्हारा 72,000 करोड़ कैसे हो गया? तो उसने कहा कि बहुत सारे नेता अपना पैसा मेरे पास रखते हैं, मैं उसको स्विस बैंक में रख देता हूं, ऐसे हो गया। तो हमने कहा नाम बता दो। उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताओगे? तो वो कहता मेरा नार्को टेस्ट करा दो, फिर मैं सब बता दूंगा। ऐसे बताऊंगा तो ये मार डालेंगे मुझको, मेरी तो जिंदगी चली जाएगी। तो आप ऐसा करो, मेरे ऊपर मुकदमा करो। वो खुद कहता है मेरे ऊपर केस करो, मेरा नार्को टेस्ट करवा दो, उसमें सब बोल दूंगा मैं, तो मेरी जान भी बचेगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन बेईमान। वो खुद कहता है। ऐसी लूटखोरी हो। अब एक सोचो, एक आदमी ने 72,000 करोड़ जमा कर रखा है, मजाक है? मध्य प्रदेश की सरकार के बजट से ज्यादा है एक आदमी के पास। और ऐसे भारत में कितने आदमी हैं आप पूछोगे तो उनकी सूची बनते 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 80,000 है। 80,000। एक का नाम मैंने बताया पूना में है, उसका नाम है हसन अली, जिसके पास 72,000 करोड़ है। वो नेता नहीं है, नेताओं का एजेंट है। तो नेताओं के एजेंट और नेता और अधिकारी सबका मिलाकर 80,000 लोगों की लंबी सूची है। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लूट रखा है। और क्या किया है? जमा कर रखा है स्विट्जरलैंड की बैंकों में। जैसे अपने देश में बैंक होती है ना, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कनारा बैंक, ऐसे स्विट्जरलैंड नाम के एक देश में भी कुछ बैंकें हैं। एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ जिनीवा, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरिख, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ऐसी 36 बैंकें हैं उस देश में। उनमें नेताओं के खाते खुले हुए, उनमें ये पैसे जमा है। अधिकारियों के खाते खुले हुए हैं, उसमें पैसे जमा है। और ये नेता और अधिकारियों के एजेंट जो बीच में लेन देन करते हैं, उनके खाते खुले हुए हैं, उनका पैसा जमा। अब ये कितना पैसा है? तो स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक समूह है, एसोसिएशन, जैसे भारत में होता है वैसे वहां भी होता है, उसका नाम है स्विस बैंक एसोसिएशन। उन्होंने ये बताया पिछले साल कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके बैंकों में जो खाता है उसमें 1,500 अरब डॉलर जमा है। इसको अगर गणित से हम मदद करके निकालें रुपए में, $1 में 50 रुपए होते हैं और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। तो 1,500 में 100 करोड़ का गुणा करो, फिर उसमें 50 का गुणा करो, तो ये 75 लाख करोड़ रुपए है। इतना लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में है। और फिर थोड़े दिन पहले एक और बात पता चली
कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में ये जो धन जमा है 75 लाख करोड़, इसके अलावा कुछ और देशों में भी है। हमारे जो रॉ के अधिकारी हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने कहा और भी जगह है। एक जगह है पनामा नाम का एक छोटा सा देश है, वहां भी पैसा है भारतवासियों का। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है गिनी बिसाऊ, वहां पे भी है। एक देश है, उसका नाम है लीचेस्टन, वहां पे भी है। तो दूसरे अन्य बैंकों में 35 लाख करोड़ और रखा हुआ है, माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए जमा है। और पिछले 62 साल में इतना ही धन पंचवार्षिक योजनाओं के लिए आवंटित हुआ है, इतना ही पूरा इन्होंने लूट के जमा कर रखा है। फिर आप बोलेंगे कि अगर सारा का सारा धन लूट के इन्होंने जमा कर रखा है तो पिछले 62 साल में थोड़ा बहुत जो विकास का काम हुआ है, कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ पुल बने हैं, कुछ फ्लाईओवर बने हैं, कुछ तो हुआ है ना, कुछ कॉलेज बने हैं, कुछ कारखाने लगे हैं, ये कहां से हुआ है फिर? तो इस पर जब हमने अध्ययन किया तो पता चला ये सब कर्जे से किया है। हमारा आपका पैसा जो टैक्स का था वो तो सब लूट के जमा कर दिया स्विस बैंक में, और 62 साल में जो थोड़ा बहुत विकास का काम हुआ है उसके लिए कर्ज ले रखा है। केंद्र सरकार ने कर्ज लिया हुआ है 18 लाख करोड़ का, और जो राज्य सरकारें हैं जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे सब, इन्होंने 31 राज्य सरकारों ने ले रखा है और 16 लाख करोड़ का। तो लगभग 32 लाख करोड़ इतना कर्ज ले रखा है। उस कर्जे से ये काम हुआ है जो दिखाई देता है आपको। एक सड़क बनी है ना जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना, गोल्डन क्वेड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये पूरा कर्ज से बना है। आप कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं दिल्ली में मेट्रो रेल चलती है, वो पूरी कर्ज से बनी है, जापान से कर्ज लिया है। ये सड़कें बनाने के लिए अमेरिका, यूरोप के देशों से कर्ज लिया है। फिर ये जो फ्लाईओवर बने हुए हैं, ये कुछ बड़े बड़े होटल बन गए हैं, सरकार के कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये सब कर्जे का है, कर्ज ले रखा है 32 लाख करोड़ का। और अभी मुझे एक और बात पता चली कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 32 लाख करोड़ का ले रखा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने 2 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है पूरे देश में। अभी तो मैं थोड़े दिन पहले कर्नाटक गया था। कर्नाटक में एक जिला है उसका नाम है उडुपी। उडुपी जिले में एक गांव है उसका नाम है पुत्तूर। उस गांव की ग्राम पंचायत ने विदेशी कर्ज ले रखा है। पुत्तूर ग्राम की ग्राम पंचायत के सरपंच को मैंने पूछा, भैया तुमने ये विदेशी कर्ज क्यों ले लिया? तो उसने कहा कि जब प्रधानमंत्री ले सकता मैं क्यों नहीं ले सकता? वो देश का प्रधानमंत्री है, मैं गांव का प्रधानमंत्री, मैं भी ले सकता हूं। मैंने कहा तुम्हारी जुगाड़ कैसे लगी ये कर्ज लेने की, कैसे कनेक्शन बना तुम्हारा, तुम वर्ल्ड बैंक कैसे पहुंच गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार के अधिकारी कर्ज लेने जाते हैं इन्हीं से मेरी दोस्ती हो गई, इन्होंने मुझे बता दिया, मैंने एप्लीकेशन दे दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में, उन्होंने कर्ज दे दिया। मैं बोला ऐसे ही दे दिया? उसने कहा नहीं, पूरे गांव की संपत्ति गिरवी रख के मैंने कर्ज ले लिया। और ये जो पुत्तूर गांव है ना, ये बड़ा अच्छा गांव है। आप पूछेंगे क्या अच्छाई है? चंदन की लकड़ी के जंगल हैं उनके पास। चंदन की लकड़ी आप जानते हैं सबसे महंगी है। उस इलाके में सबसे घने जंगल है, और जंगल इतने ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां। पुत्तूर गांव में जब मैं गया तो वहां के सरपंच ने कहा 6 महीने बारिश होती है और घनघोर बारिश होती है। जब एक बार बरसना शुरू होता है पानी, 3-3 दिन 4-4 दिन बरसता ही रहता है, बंद ही नहीं होता, इतनी बारिश। कारण क्या? घने जंगल है, जहां जंगल ज्यादा होंगे बारिश अच्छी होगी। और वो सब जंगल चंदन की लकड़ी के हैं, वो सारे जंगल उसने गिरवी रख दिए हैं विदेशी कर्ज लेने के लिए।
गांव पंचायत की जमीन गिरवी रख दी है, सब संपत्ति गिरवी रखी है। मैंने सरपंच को कहा कि ये कर्ज वापस नहीं कर पाए तो उसने कहा मुझे क्या लेना देना, अगला सरपंच भुगतेगा। मैंने तो ले लिया। मैं पूछा तुम लाए क्यों हो इस कर्ज को, करोगे क्या इसका? कहता जी गांव में पानी की व्यवस्था करनी है। मैंने कहा इसके लिए $70 करोड़ थोड़ी लगता है, ये तो छोटी रकम का काम है। उसने कहा उसकी पाइपलाइन बिछानी है, ये करना है, वो करना है, सब उसने हिसाब बता दिया। मैं पूछा तुम पाइपलाइन बिछा रहे हो? उसने कहा हाँ मैंने ठेका दे दिया, ये कर दिया, पाइपलाइन बिछ रही है। पानी कहां से लाओगे? तो तालाब बनेगा। तालाब है क्या? अभी नहीं है। पाइपलाइन बिछ रही है, तालाब नहीं है अभी। वो कब बनेगा मालूम नहीं। पाइपलाइन बिछ जाएगी, पैसा खर्च हो जाएगा, तालाब है नहीं, पानी आएगा कैसे? तो कह रहा है कि दोबारा चुन के आया तो और कर्ज लाऊंगा, तो फिर तालाब बनाऊंगा, तो फिर पानी आएगा। ऐसे चलता है ये देश। आप सोचो इस देश को कि जितना हमने टैक्स में दिया वो सब खा पी के नेताओं ने जमा कर दिया। थोड़ा बहुत जो विकास काम है वो सब कर्जे से होता है। अब ये कर्ज ले लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, बिना ब्याज का कर्ज कौन देगा हमको? अब ब्याज देना पड़ता है तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए। तो नेताओं को फिर क्या लगता है कि ब्याज के पैसे भरने हैं तो लोगों को टैक्स और बढ़ाते जाओ, तो टैक्स बढ़ा बढ़ा के आपसे ब्याज का पैसा निकालते रहते हैं। और जितना ज्यादा ब्याज लगेगा टैक्स उतना ज्यादा लगाएंगे, टैक्स जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी। तो आप कभी ये सोचते हैं कि 15 पैसे किलो का नमक आपको 15 रुपए का क्यों मिलता है? महंगाई है। महंगाई क्यों है? क्योंकि टैक्स है। आपको ये बात तो मालूम है ना, नमक बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता। फोकट का पानी होता है समुद्र का, और फोकट का सूरज का प्रकाश है। दोनों ही टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री है, कोई खर्चा नहीं है। सूरज का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। वो सबसे सस्ते में बनने वाली चीज है, उसको 15 रुपए किलो में इस देश की सरकार बिकवाती है। क्यों? टैक्स है उस पर। भगवान ने जिस पर टैक्स नहीं लगाया उस पर नेताओं ने लगा रखा है। भगवान ने मुफ्त में दिया समुद्र का पानी, भगवान ने मुफ्त में दी है सूरज की रोशनी, भगवान ने ये सब जो मुफ्त का दे रखा है, सरकारों ने इस पे टैक्स लगा रखा है। दाल 12-15 रुपए किलो मिलनी चाहिए, 90 रुपए किलो है। सब्जी 10-12 रुपए किलो होनी चाहिए, 60 रुपए किलो तो टिंडा है। 40-45 रुपए किलो भिंडी है, 24 रुपए किलो आलू है, 20-22 रुपए किलो प्याज है। क्या खाएं, क्या बनाएं? गरीबों के घर में तो आजकल ये आलम है, ये दर्शन है कि वो दाल का तो नाम सुनते हैं बस, 90 रुपए किलो, खाएं कैसे? पैसे ही नहीं। एक दिन में 20 रुपए की आमदनी है। अब 20 रुपए की आमदनी में 1 किलो आटा भी नहीं आता, 26 रुपए किलो आटा है। कहां से गरीब खाएं? तो 84 करोड़ गरीबों की जिंदगी तो नरक हो गई है इस देश में। और नरक तो आपकी भी है, बस आप बोलते नहीं है। कसमसाहट तो सबके घरों में है। मुझे लोग कहते हैं कि पहले घर का खर्चा 5,000 में चलता था, अब 15,000 भी पूरे नहीं पड़ते। 5,000 में घर का खर्च चलता। मेरे पिताजी एक दिन मुझे बताने लगे, वो सरकारी नौकरी में थे, तो वो कहते थे जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो 250 रुपए की तनख्वाह मिली थी। और मेरे पिताजी कहते हैं कि 250 की तनख्वाह में, महीने की तनख्वाह 250 रुपए थी, महीने की तनख्वाह में घर का सारा खर्च निकाल के, हम सब लोगों का सारा खर्च निकाल के, पिताजी कहते थे उन्होंने 2 तोला सोना खरीदा था। और वो कहते हैं हर महीने खरीदता था 2 तोले सोना, इतने पैसे बचते थे। अब वो ये कहते हैं कि महीने की आमदनी 20,000 हो जाए तो 2 तोला सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि 15,000 खर्चे में चले जाते हैं, 5,000 बचता है। माने महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश में। और महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है, टैक्स और टैक्स और टैक्स। जब आजादी मिली थी तो इस देश में 22-23 तरह के टैक्स थे अंग्रेजों के लगाए हुए। अब आजादी के बाद 64 तरह के टैक्स हैं इस देश में।
अब आपके ऊपर जितना ज्यादा टैक्स लगेगा हर चीज महंगी होगी। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, ये बाजार से खरीदो 10 रुपए का आता है, ये फैक्ट्री में 1.5 रुपए का बनता है, क्योंकि जो बनाने वाला आदमी है उसको मैं जानता हूं। वो कहता है 1.5 रुपए में बनता है, और वो कहता है 50 पैसे में इस पे मुनाफा लेता हूं, तो 2 रुपए में। अब 2 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में मिलता है, क्योंकि इस पर टैक्स है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये टाटा कंपनी की घड़ी है, इसका नाम है टाइटन। इनकी फैक्ट्री में एक बार मैं भाषण देने गया था बेंगलोर में, तो मैंने एक मैनेजर को पूछा कि मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी है इसकी कीमत बताओ। कहने लगे कौन सी कीमत बताऊं? मैंने कहा फैक्ट्री में जो बनती है वो कीमत बताओ, बाजार की तो मुझे भी मालूम। तो उसने कहा हमारी फैक्ट्री में ये आपके हाथ वाली घड़ी 70 रुपए में बनती है, और बाजार में ये 570 की, 600 की, 700 की, 800 की, कितने की भी मिलती है। इतना टैक्स है। एक बार मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री में भाषण देने गया, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री में। मैंने उनसे पूछा सीमेंट कितने का बनता है? तो उन्होंने कहा कौन सी कीमत? मैंने कहा ये फैक्ट्री वाली। तो उन्होंने कहा फैक्ट्री में 50 किलो सीमेंट का पैकेट 76 रुपए में बनता है, हमको वो 240 रुपए में मिलता है, क्योंकि उस पर टैक्स है। केंद्र सरकार का टैक्स अलग है, राज्य सरकार का टैक्स अलग है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स अलग है। एक दिन मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में भाषण देने गया, लोहा बनाती है वो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं उनको पूछा भाई 1 किलो लोहा कितने में बनता है? उसने कहा 12 रुपए में बनता है, 50 रुपए में आपको मिलता है, क्योंकि टैक्स है उस पर। एक बार ये डीजल पेट्रोल बनाने वाले कारखानों में मैं गया, ONGC, भारत पेट्रोलियम, उनको मैं पूछा 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? उन्होंने कहा जी 12 साढ़े 12 रुपए का बनता है, आपको 50 रुपए का हम बेचते हैं, क्योंकि हम टैक्स लेते हैं आपसे। डीजल 7.5-8 रुपए लीटर में बनता है, 35 रुपए लीटर हमको देते हैं। और 2-4 बातें बताता हूं। ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर जो बड़ा 5 लाख में आप खरीदते हो, वो सिर्फ 1,80,000 में बनता है। मारुति कार जो 3.5 लाख की आप लेते हो, वो 1.5 लाख रुपए में बनती है। मैंने ऐसी हजारों वस्तुओं का कैलकुलेशन किया कि उनके बनाने की लागत कितनी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और भारत सरकार कहती है एक्स फैक्ट्री प्राइस, माने फैक्ट्री में बनाने में कुल खर्चा कितना लगता है, वो मामूली हिस्से का खर्चा है। सरकार उस पर टैक्स लगा लगा के इतना महंगा कर देती है, फिर हमको वो खरीदनी है चीज तो ज्यादा पैसे लगते हैं। ज्यादा पैसे लगते हैं तो ज्यादा कमाई करने का दिल करता है, और ज्यादा कमाई के चक्कर में फिर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भ्रष्टाचार में से ये सारी दुर्व्यवस्था निकलती है। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। कोई आदमी ईमानदार रहे कैसे, ये बताओ मुझे। जब आप 10-12 रुपए की चीज उसको 100 रुपए में दोगे, उसको 90 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे उस चीज के लिए, वो तो कहीं ना कहीं से लूटेगा। तो ये लूटखोरी की व्यवस्था टैक्स में से निकलती है, और ये हमारे लिए फिर ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि हम गरीब होते जाएं, महंगाई बढ़ती जाए, बेरोजगारी बढ़ती जाए इस देश में। ये समस्याएं हमारे देश में। तो आप पूछोगे जी इनका कुछ समाधान है? हाँ है। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान इसका भी है। हमने बहुत सोचा, चिंतन किया, मनन किया, अभ्यास किया, शोध किया, तो हमको भी समझ में आ गया इसका समाधान है। समाधान क्या है? ये जो व्यवस्था चल रही है इसको बदल दो, बस सीधी सी बात है। कैसे बदलें, कहां से बदलें? तो पहला कदम हमने उसके लिए तय किया भारत स्वाभिमान अभियान की तरफ से कि इस व्यवस्था को हम बदलेंगे। तो पहला काम हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि नेताओं ने, अधिकारियों ने जो 62 साल में लूट लूट के 110 लाख करोड़ जमा किया है, इसको पहले वापस लाएंगे भारत में। ये स्विस बैंकों में है, विदेशी बैंकों, इसको वापस लाएंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है। अब आप बोलेंगे आएगा कैसे?
ऐसा कोई रास्ता है? रास्ते हमको मिल गए हैं 4, एक नहीं 4 रास्ते मिल गए। वो कहते हैं ना, जो लोग अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है। भगवान ने हमको 4 रास्ते बता दिए, अकल आ गई हमको, रास्ते दिख गए। पहला रास्ता ये है कि ये जो सारा धन जमा है ना विदेशी बैंकों में, ये जमा है निजी संपत्ति के रूप में, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। किनकी? नेताओं और अधिकारियों की। अगर इस पैसे को निजी संपत्ति से राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया जाए तो ये वहां रह ही नहीं सकता पैसा, क्योंकि स्विस बैंकों में और दुनिया के दूसरे बैंकों में कानून है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय संपत्ति विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते, ये कानून है। राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय बैंक में ही रख सकते हैं। हमारे भारत की संपत्ति है तो हम रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, हमारे भारत की संपत्ति है तो स्टेट बैंक में रख सकते हैं, हमारे भारत की संपत्ति है तो पंजाब नेशनल में रख सकते हैं, विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते। लेकिन निजी संपत्ति है वो कहीं भी रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। तो ये पैसा नेताओं ने निजी संपत्ति घोषित करके रखा हुआ है। हम इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे होगा? एक कानून बनाने से ये हो जाएगा। संसद में एक कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून ये कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत से लूटा गया, विदेशी बैंकों में जमा किया गया, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका प्रस्ताव संसद में पेश करना है। जब प्रस्ताव पेश होगा तो बहस होगी। बहस पर हम देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, उसी का खाता है विदेशी बैंक, वरना कोई विरोध क्यों करेगा? मेरा तो पैसा है नहीं, मैं क्यों विरोध करूंगा? मैं तो कहूंगा कानून बने, जिनका है वो विरोध करेंगे। तो हमने तो ये एक रास्ता निकाला कि जिस दिन ये बहस होगी, ये थोड़े दिन में होने वाला है, आप उस दिन टीवी जरूर चालू करना अपना। बाकी दिन आप देखो मत देखो संसद की कार्यवाही, उस दिन जरूर देखना। हम आपको एसएमएस करेंगे, सारे पतंजलि योगपीठ शिक्षकों को एसएमएस होगा। बहस होती है ना, एक लोकसभा टीवी चालू हुआ है, आपको मालूम है लोकसभा टीवी, उस पर पूरी बहस आती है, वो जरूर देखना। और हम कोशिश करेंगे कि नेशनल चैनल पे भी आए, DD1 पे आए, अपने आस्था चैनल पे तो पूरी बहस दिखाएंगे। तो बहस देखोगे आप तो देखो कौन विरोध कर रहा है और कौन उसका समर्थन कर रहा है, तो पहचान लेना आपके विरोध कौन कौन कर रहा है। फिर हम आगे का कदम उठाने वाले हैं कि जो जो इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में हम जाएंगे। स्वामी जी भी जाएंगे, स्वामी जी ने बोला मैं जाऊंगा, और उनकी पोल खोलेंगे। पोल क्या खोलेंगे? 20 साल पहले इनके पास क्या था, अब इनके पास कितनी संपत्ति है, और उनसे पूछेंगे ये आई कहां से, तो कहेंगे भगवान ने दी है, तो भगवान को समर्पित कर दो। भाई यही तो कहेंगे ना, भगवान ने दी है तो भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान जिसको देंगे उसको देंगे। भगवान देश के लिए कहेंगे तो देश का खर्चा करेंगे उसमें से। तो ऐसे करके ये एक रास्ता है संसद से कानून बनाने का। दूसरा, आप ये बोलोगे ये मानेंगे ही नहीं, मान लो संसद में सब विरोध करेंगे, एक भी समर्थन नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबके सब विरोध करें, एक भी हमारी बात का समर्थन ना करे, तब क्या करेंगे हम? तब हमने दूसरा संकल्प लिया है कि फिर एक नई संसद हम बनाएंगे। अभी संसद के जितने सांसद एक साथ अगर हमारा विरोध करेंगे तो अगले चुनाव में हम 350 सांसदों को नया चुनकर लेके जाएंगे संसद। और जो नए सांसद चुन के आएंगे वो समाज के ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान, जिनके जीवन में अंदर बाहर सब एक जैसा है। और अभी भारत में ईमानदार लोग मर नहीं गए, सब अभी भी हैं। उन्हीं के कारण तो दुनिया चल रही है, नहीं तो वो सब घटाटोप हो जाता।
अभी भी ईमानदार हैं। तो जो ईमानदार लोग हैं, नैतिकता वाले हैं, चरित्रवान हैं, कर्मठ हैं, जिनकी जिंदगी में पारदर्शिता बहुत है, ऐसे लोगों को चुनकर 350, 400 जितना भी है अधिक से अधिक लेके आएंगे और फिर ये प्रस्ताव पारित कराएंगे, फिर देखें कौन रोकता है। तो हमारी तैयारी ये है, और हमने तो यहां तक तैयारी की है कि संसद में ही नहीं, विधानसभाओं में 31 राज्यों की सब नए विधायकों को चुन के लाएं और इन भ्रष्टाचारी बेईमानों को सबको हराएंगे। जनता हमारा साथ देगी, इसका हमें भरोसा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेता है वो एक सन्यासी है, इसलिए जनता साथ देगी। सन्यासी की इस देश में सबसे बड़ी इज्जत है। आपको तो मालूम है, इस देश में सन्यासी आ जाए तो राजा सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता है, इतनी इज्जत है इस देश में। और कोई ऐसे ही सन्यासी नहीं हो जाता, बहुत तपस्या लगती है, बहुत तप लगता है। तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का जो तप है, जो उनकी तपस्या है, ये तपस्या हमारा सहयोग करेगी। तो वो तैयारी है हमारी। और 31 राज्यों की विधानसभाओं को भी बदल देंगे, जरूरत पड़ेगी तो नगर पालिकाओं को भी बदल देंगे, नगर पंचायतों को बदल देंगे, और जरूरत पड़ी तो ग्राम सरपंचों को बदल देंगे, नीचे से ऊपर तक सब नए लोग। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा एक रास्ता और है अपने पास। वो रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मुकदमा किया जा सकता है। एक मुकदमा तो अभी हो गया, आपने पढ़ा होगा अखबार में, स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के लिए एक मुकदमा हो गया। उसमें वकील हैं राम जेठमलानी, आप जानते हैं राम जेठमलानी को। उस मुकदमे में सरकार को नोटिस चला गया। सरकार इस समय घबराई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि एक दिन प्रधानमंत्री ने स्वामी जी को फोन किया कि या तो आप दिल्ली आइए, नहीं तो मैं आता हूं आपके पास। प्रधानमंत्री का फोन आया, मेरे सामने आया, मैं सुन रहा था। घबराहट मची हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो गया और मुकदमा स्वीकार हो गया है। इसमें सरकार परेशान। सरकार को क्या लगता था कि मुकदमा स्वीकार्य नहीं होगा, हो गया, क्योंकि इतने जबरदस्त तथ्य उस मुकदमे में प्रस्तुत किए हैं कि कोर्ट मना ही नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने नोटिस दे दिया। नोटिस में क्या लिखा है? जल्दी से जल्दी स्विस बैंक के खातों का पता लगाओ और हमको बताओ। अब सरकार परेशान है, खाते का पता लगाएं, सुप्रीम कोर्ट को बताएं तो नाम खुलेंगे सबके। सरकार की परेशानी क्या है कि सरकार चलाने वाले लोग हैं, उन्हीं के खाते हैं। तो उन्होंने पता है स्वामी जी को क्या कहा? आप थोड़ा समय दे दो हमको, 2-4 महीने, 6 महीने। तो स्वामी जी ने कह दिया अनंत काल का समय तो नहीं दे सकते आपको, 2 महीने 4 महीने अगर आपको लगता है तो आप ले लो, लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा खाते किसके हैं, पैसा किसका है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया। अब इस मुकदमे में सुनवाई जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे मामला आगे बढ़ेगा। आपको भी खबरें आती रहेंगी, टीवी पे देखते रहो, अखबार पढ़ते रहो, ध्यान रखो इन खबरों पे। इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार ने नहीं दिया तो हम देंगे। हम क्या देने वाले हैं? हमने एक जानकारी निकाल रखी है कि कितने भारतवासी हैं जो हर महीने स्विट्जरलैंड जाते हैं। हर महीने जाते हैं, कोई कोई तो हर हफ्ते जाते हैं, महीने में 4 बार। और उनके वीजा दिल्ली से और मुंबई से जारी होते हैं। आप जानते हैं हर एक देश की एक एम्बेसी होती है, तो स्विस गवर्नमेंट की एम्बेसी है, वो वीजा देती है। हमने वो जानकारी निकाल रखी है कि वीजा कितने ये दे रहे हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में। पिछले साल 92,000 वीजा दिए उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने के लिए, पिछले साल। वो 92,000 वीजा का हमने डिटेल पता किया तो पता चला कि 12,000 वीजा थे जो हनीमून मनाने गए थे उनके हैं।
तो उनको छोड़ दो भाई। हनीमून मनाने गए थे, शादी हुई, चले गए। कई लोग जाते हैं, स्विट्जरलैंड सुंदर है ये सोच के जाते हैं। उन 12,000 में से कई लोगों से हमने पूछा कि आप बार बार जाते हैं? उन्होंने कहा हम तो एक बार गए थे भाई, दोबारा गए नहीं, क्योंकि मजा नहीं आया। मैं पूछा क्यों? उन्होंने कहा उससे सुंदर तो जम्मू कश्मीर है। तो मैंने कहा पहले समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा जब गए तब समझ में आया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, लेकिन गए तो पता चला उससे ज्यादा सुंदर तो अपना देश है। तो हम तो दोबारा गए नहीं। तो पक्का है कि उनका कुछ खाता वाता नहीं है। लेकिन जो हर हफ्ते जा रहे हैं, महीने में 4-4 बार जा रहे हैं, 5-5 बार जा रहे हैं, पक्का है वो तो हनीमून वाले लोग नहीं। तो उनके बारे में जानकारी निकाल रखी है और सुप्रीम कोर्ट को हम ये जानकारी देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहेगा कि चलो इनकी जांच करो। तो झक मार के अब करना ही पड़ेगा। सरकार फंस गई है अब इस मामले। और इस सरकार ने वायदा भी किया है। आपको मालूम है ये सरकार जो चल रही है, इसके एक नेता हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। उन्होंने ऐलान किया था चुनाव के पहले, वो रिकॉर्ड करके हमने रखा है। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम स्विस बैंक का पैसा लाएंगे। और अडवाणी ने भी कहा था, याद है लाल कृष्ण अडवाणी ने, कि हमारी बनी तो हम भी लाएंगे। फिर एक ऐलान किया था शरद यादव ने कि हमारी सरकार बनी तो हम लाएंगे। फिर एक ऐलान किया सीताराम येचुरी और प्रकाश करात ने कि हमारी बनी तो हम लाएंगे। तो ये सब ऐलान कर चुके हैं। तो हम तो उनको याद दिलाने वाले हैं कि आपने बोला था पैसे लाएंगे, सरकार बन गई है, अब लाओ। और इस मामले में बातचीत चल रही है। स्वामी जी 2-3 बार मिल लिए सारे बड़े नेताओं से। अब वो यही कह रहे हैं कि स्वामी जी बस समय दे दो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो ठीक है भाई, समय ले लो, और नहीं किया तो फिर हम करेंगे जो हमें करना है। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर दूसरी पिटीशन भी आ जाएगी, और वो यही होगी कि ये 80,000 नाम है। उनमें हसन अली ने तो स्वीकार किया है कि मेरा 72,000 करोड़ है। वो खुद बोल रहा है कि मेरा 72,000 करोड़ है। अब हसन अली जैसे अगर 100 आदमी भी हो गए तो 72 लाख करोड़ तो ऐसे ही हो गया। तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट की मदद से भी आएगा। कैसे आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था, मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं। जब नरसिम्हा राव इस देश में प्रधानमंत्री थे तो एक घोटाला हुआ था, उसका नाम है यूरिया घोटाला। उसमें 133 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, यूरिया नहीं आया, पैसे चले गए, यूरिया नहीं आया। जांच हुई तो पता चला वो पैसे नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खाता जब्त करा दिया। वो खाता स्विट्जरलैंड की बैंक में था। खाता जब्त हुआ, 133 करोड़ रुपए उसमें से निकल के सुप्रीम कोर्ट में आके जमा हो गए, और जिसके खाते में पैसा जमा था वो जेल चला गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट को इतनी बात याद दिलाएंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है। आएगा कि नहीं? घोटाले सब एक। तो ये 110 लाख करोड़ रुपए आना तो पक्का है, बस इसमें समय का फेर है। तुरंत आ जाए या थोड़ा 1 आध साल में आ जाए। हमने योजना ये बना रखी है कि ये पैसे को लाने के लिए एक और रास्ता है, वो भी अपनाएंगे अगर हमको जरूरत पड़ी तो। वो रास्ता है कि स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करेंगे। और इसमें मजा पता है क्या आएगा? कि हमारे जैसे 50 देश मुकदमा करेंगे एक साथ, क्योंकि उन देशों के भी खाते हैं उनके, और इनके ऊपर मुकदमा। पता है हम क्या करने की तैयारी कर रहे हैं? ये स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो पैसे जमा होते हैं उसका वो ब्याज नहीं देते, उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये पैसा वो ब्याज पे दूसरों को उठा देते हैं और उसमें से ब्याज वसूलते हैं और अपने देश में मजा करते हैं। हमारे पैसे पे वो ब्याज वसूलते हैं और मजा करते हैं, हमको ब्याज नहीं देते। ये बेईमानी पर मुकदमा होगा और हम जीतेंगे इसमें, और वो मुकदमा जीत के ये पैसा आ जाएगा। अभी अमेरिका ने किया ऐसा, मालूम है?
बराक ओबामा जो अमेरिका में राष्ट्रपति बना, पहली बार एक काला आदमी गोरे अमेरिका में राष्ट्रपति बना। अमेरिका में गोरे लोगों का वोट है 85%, काले लोगों का वोट है 15%, फिर भी जीत गया। क्यों जीता? उसने लोगों से एक वायदा किया। उसने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनता हूं, पहला काम ये करूंगा, स्विस बैंक का पैसा लाऊंगा। अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, आपको मालूम, वहां भी भ्रष्ट नेता है, वो भी पैसा ले जाके स्विस बैंक में रखते हैं। तो उसने कहा था मैं लेके आऊंगा। तो लोगों ने वोट दिया उसको, इतना वोट दिया कि किसी को नहीं मिला। 250 साल में इतना वोट उसको मिल गया अकेले, और उसने वायदा निभाया। जीतने के 15 दिन के बाद उसने ये कानून बना दिया, और कानून बनने के 21 दिन में पैसा आ गया। अमेरिका के 4,490 लोगों के खाते पकड़े गए स्विस बैंक में, और 470 अरब डॉलर मिल गया। अमेरिका ने उस पैसे को निकाल लिया। अब अमेरिका ने ये कर लिया तो भारत भी कर सकता है। और बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस काम, आप अगर बोलो तो मैं मदद कर सकता हूं। कैसे मैंने पैसा निकाला है मुझे मालूम है, आप भी निकाल लो। तो वो मदद करने को तैयार है, क्योंकि बराक ओबामा जो है ना, भारत के एक नेता को सबसे ज्यादा मानता है, वो है महात्मा गांधी। बराक ओबामा के ऑफिस में और उसके घर में जिस नेता की फोटो है वो महात्मा गांधी की ही है, और उसके एक पूर्वज की है, मार्टिन लूथर किंग। 2 ही फोटो रखता है वो अपने घर में। गांधी जी का भगत है वो कहता है गांधी जी सच्चे आदमी थे, वो ही दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं। और वो कहता है भारत गांधी जी का देश है, इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। दूसरा हनुमान जी का भगत है। हाँ, आपको मालूम है जब वो चुनाव लड़ रहा था तो बजरंगबली की एक विशाल मूर्ति उसने यहां से मंगवाई, अपने ऑफिस में स्थापित की, उनकी पूजा करता है वैसे ईसाई, आधा ईसाई आधा मुसलमान है, आधा आधा है, लेकिन हनुमान जी का भगत है। और हनुमान जी भारत के, तो वो कहता मैं मदद करना चाहता हूं भारत की। तो अच्छा है, ऐसे और भी लोग खड़े हो जाएंगे। हमको तो ये आना है पैसा, आज नहीं तो कल। अब करेंगे क्या हम इस पैसे का, वो महत्व का है। तो उसके लिए हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक योजना बनाई है। वो पूरी योजना तो नहीं बता सकता, समय बहुत लगेगा, उसके 2-3 बिंदु बताता हूँ। सबसे पहला काम इस पैसे के आने के बाद हम जो करना चाहते हैं वो ये कि भारत के गांव-गांव में उद्योग लगाने। गांव में, शहरों में तो बहुत उद्योग लग गए, गांव में लगाने। आप बोलेंगे जी गांव में कौन से उद्योग लग सकते हैं? 100 उद्योग हैं जो गांव में हर जगह लग सकते हैं, 100। उनमें सबसे पहला उद्योग जो गांव-गांव में हम लगवाना चाहते हैं वो है, भारत के 2 लाख गांव में कपास पैदा होती है, तो कपास से सूत बन सकता है, सूत से चरखा चला के, लूम चला के खादी का कपड़ा बन सकता है। तो 2 लाख गांव में चरखा चलाने का, खादी बनाने का उद्योग हो सकता है। जहां कपास है वहां सूत है, जहां सूत है वहां खादी है। तो खादी बनेगी 2 लाख गांव में और बिकेगी पूरे देश में। कौन खरीदेगा? आप खरीदो, मैं खरीदूं। हमने तो भारत स्वाभिमान की तरफ से तय कर लिया है कि हर एक योग शिक्षक अब खादी ही पहनेगा, क्योंकि आपको मालूम है परम पूजनीय स्वामी जी ने खादी पहनना शुरू कर दिया। वो तो भगवाई पहनते हैं ना, वो भी अब खादी का आ गया। वो कहते हैं मैं पहनूंगा तो मेरे सारे चेले पहनेंगे देश में, तो सारे योग शिक्षक खादी पहनेंगे। 11 लाख योग शिक्षक, 11 लाख परिवार अगर खादी खरीदने लगे, करोड़ों मीटर खादी बिकेगी। और फिर ये 11 लाख अगर 10-10 को भी कहेंगे भाई तुम भी खादी ले लो, तुम भी खादी ले लो, और खादी बिकेगी। तो बनेगी गांव में, बिकेगी शहरों में। आप भी इसको ध्यान रखना कि खादी खरीद के 2 लाख गांव को हम रोजगार दे सकते हैं। और हमने हिसाब निकाला 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा खादी के कपड़े में। और ये अकेली ऐसी चीज है जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बिना बिजली के ये सब काम होगा। चरखा चलाना हाथ से, सूत को बुनना हाथ से, सूत को रंगना हाथ से,
कपड़े का, ये सब हाथ का काम है, इसमें बिजली की कहीं जरूरत ही नहीं। तो बिजली आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम चल पड़े। ऐसे ही दूसरा उद्योग हमने तय किया है कि भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां सरसों पैदा होती है, तिल पैदा होता है, नारियल पैदा होता है। तो सरसों जहां होती है वहां सरसों का तेल निकल सकता है, तिल जहां होता है वहां तिल का तेल निकल सकता है, और जहां नारियल है वहां नारियल का। अभी तेल निकलता है शहर के बड़े बड़े कारखानों में, हम तेल निकलवाएंगे छोटे छोटे गांवों में। और ये तेल निकालने के लिए भी बिजली नहीं चाहिए, वो कोलू चलता था ना पहले बैल वाला, उसी से निकलवाएंगे। उसकी 2 फायदे हैं, तेल की क्वालिटी अच्छी रहती है। ये बिजली वाली मशीन जो घूमती है ना, ये तेल को जला देती है क्योंकि तापमान बहुत है, तो तेल का प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है। और धीरे धीरे कोलू का जो तेल निकलता है उसमें सारी प्रोटीन सुरक्षित रहती है। और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये कोलू का तेल जो भी खाएगा उसको हृदयघात कभी नहीं आ सकता। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये जो कोल्हू का तेल है इसको खाने से शरीर में HDL बढ़ता है, और HDL वो केमिकल है जो शरीर को सुरक्षित रखता है। हृदय घात लाने वाला जो केमिकल है वो LDL और VLDL है, वो मशीन के तेल से बढ़ता है। तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। अब मुझे समझ में आया कि हजारों साल हमारे दादा दादी वो कोल्हू का ही तेल खाते थे, किसी को हृदय घात नहीं होता था। जब से ये मशीनों का तेल आया हम उसको रिफाइंड तेल कहते हैं, डबल रिफाइंड, तब से हार्ट अटैक भी ज्यादा आया। तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और तेल तो हम ले लेंगे, खली बचेगी वो जानवरों के काम आएगी। खली खिलाओ जानवरों को, दूध खूब बढ़ता, और दूध गाढ़ा होता है, दूध में घी ज्यादा निकलता है। जो जानवर तिल के तेल की खली खाते हैं, सरसों के तेल की खली खाते हैं, खूब गाढ़ा दूध देते हैं, वो घी उसमें खूब निकलता है। तो 2 फायदे हो जाएंगे, तेल हमको मिलेगा, खली जानवरों को मिलेगा। गांव गांव में ये करना। तीसरा एक उद्योग हम गांव में ये चाहते हैं, भारत के 90,000 गांव ऐसे हैं जहां आलू पैदा होता है, आलू, और हर साल इस देश में करोड़ों टन आलू सड़ जाता है। तो हम जो चाहते हैं वो ये कि जिन जिन गांवों में आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाओ और वो बाजार में बेचो। बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों का चिप्स 400 रुपए किलो बिकता है, हमारा 100 रुपए किलो तो बिक ही सकता है। कौन बेचेगा इसको? हम बिकवाएंगे। अपना जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है ना, अगले साल इसकी पूरे देश में 1000 दुकानें होने वाली हैं। 1000 आरोग्य केंद्र हम शुरू करने जा रहे हैं। उन आरोग्य केंद्रों पर गांव गांव में बना हुआ माल ही बिकेगा। तो चिप्स बनाएंगी गांव की माताएं बहनें, बिकवाएंगे हम, उनका पैसा उनको मिलेगा, तो आलू के चिप्स का उद्योग चलेगा। ऐसे ही 65,000 गांव हैं भारत में जहां टमाटर पैदा होता है, वहां टमाटर की चटनी बनाएंगे और चटनी शहर में बिकेगी। टमाटर बिकता है 20 रुपए किलो, चटनी 200 रुपए किलो, आलू बिकता है 10-12 रुपए किलो, चिप्स 400 रुपए किलो। तो हम चाहते हैं कि गांव से कच्चा माल बिकने के लिए ना आए, पक्का माल गांव से बिकने के लिए शहर में आए। 1 लाख गांव हैं जहां गेहूं पैदा होता है, अच्छा गेहूं होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है, जैसे शरबती गेहूं, जैसे कठिया गेहूं। खाओ तो शरीर में इतनी पौष्टिकता है कि हम सोच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शरबती गेहूं है, कुछ इलाकों में कठिया गेहूं है, उसकी जैसी ताकत कहीं नहीं है। और ये कठिया गेहूं की विशेषता है कि बिना पानी के होता है, पूरे बुंदेलखंड में भरा पड़ा है। तो जहां सबसे अच्छा गेहूं है वहां गेहूं का आटा बनवाएंगे, गेहूं नहीं बिकवाएंगे, आटा बिकवाएंगे। गेहूं तो 11 रुपए किलो बिकता, आटा 26 रुपए किलो बिकता। आटा बना बना के गेहूं का बेचेंगे। और अगर बिजली नहीं है तो हाथ वाली चक्की चलवाएंगे। हजारों साल तो हमने वही आटा खाया,
और जिन्होंने वो आटा खाया है और जिन्होंने वो आटा बनाया है, किसी भी माँ और बहन को बच्चे के जन्म के समय सिजेरियन नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि वो चक्की चलाने से गर्भाशय का इतना एक्सरसाइज होता है कि बिना सिजेरियन बच्चे पैदा होते रहे इस देश में। वो चक्की इतनी बड़ी चीज है। और हम तो आज के लोगों को कहेंगे कि जिनका पेट बाहर निकला है वो सब चक्की चलाओ, आटा बनाओ, पेट भी अंदर करो अपना, दोनों फायदे हैं। और वो चक्की के आटे के फायदे बहुत हैं। इसमें आटा धीरे धीरे बनता है तो क्वालिटी अच्छी है, और ये बिजली वाले में तेजी से बनता है तो जलता है। तो हर गांव में गेहूं का आटा, हर गांव में आलू का चिप्स, हर गांव में टमाटर की चटनी, हर गांव में ऐसे ऐसे काम हम 100 कराना चाहते हैं। सूती खादी के कपड़े का उद्योग, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में हो सकते हैं। उनमें हर एक उद्योग में अगर 10 आदमी को भी काम मिले तो हर गांव में 1000 परिवार को काम मिलेगा। 1000 से ज्यादा परिवार किसी गांव में नहीं होते, माने हर गांव में संपूर्ण रोजगार हो जाएगा। और हमने इसका हिसाब निकाला, ये 100 उद्योग 6,35,365 गांव में अगर हो गए तो 60 करोड़ लोगों को इसमें काम मिलेगा। तो नक्शा हम बदलना चाहते हैं इस देश का। अभी सारे उद्योग शहर में हैं, हम 100 उद्योग शहर से गांव में ले जाना चाहते हैं। शहर में सिर्फ ऐसे उद्योग होंगे जो गांव में नहीं चल सकते। जैसे टेलीविजन बनाने का उद्योग गांव में नहीं चल सकता, वो शहर में चलेगा। साइकिल बनाने का उद्योग गांव में नहीं चल सकता, वो शहर में चलेगा। इसी तरह से कार बनाने का उद्योग गांव में नहीं हो सकता, शहर में चलेगा। ट्रैक्टर बनाने का उद्योग गांव में नहीं हो सकता, शहर में चलेगा। तो बड़े उद्योग शहर में और छोटे उद्योग सब गांव, ऐसी व्यवस्था करें। इसमें कितना खर्चा होगा, हमने सब हिसाब जोड़ा। इसमें कुल मिला के 15 से 20 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, और अपने पास 110 लाख करोड़ है स्विस बैंक का, आराम से ये काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि गांव-गांव में बिजली हो, हर गांव में बिजली हो। अगर शहर में है तो गांव में भी हो, नहीं तो किसी को बिजली नहीं हो। शहर वाले भी अंधेरे में रहें, गांव वाले भी रहें। बिजली है तो सबको हो, ये नहीं कि शहर वालों को मिले गांव वालों को नहीं मिले। अब बिजली हो तो बिजली घर चाहिए, तो हमने उसके लिए योजना बनाई है कि छोटे छोटे बिजली घर बनाएंगे, 1-1 मेगावाट के, 2-2 मेगावाट के, और 10 गांवों के बीच एक बिजली घर लगाएंगे। 10 गांवों की बिजली की जरूरत एक बिजली घर पूरा करे, तो ऐसे 1 लाख बिजली घर लगेंगे। और 1 लाख बिजली घरों को लगाने में 5 लाख करोड़ खर्च होगा, तो कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, 110 लाख करोड़ है। और ये छोटे बिजली घर हम इसलिए लगाना चाहते हैं, अभी भारत में पता है क्या होता है, बड़े बिजली घर लगते हैं 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2000 मेगावाट, उसमें बिजली पैदा होती है वो 12000 वोल्ट की होती है, 13000 वोल्ट की होती है, 15000 वोल्ट की होती है, बहुत ज्यादा हाई। अब उस बिजली को घर में जलाना हो तो 220 वोल्ट में बदलना पड़ता है, तो 15000 वोल्ट से उसको घटाते घटाते 220 पे लाना पड़ता है। उसमें बिजली नष्ट करनी पड़ती है और वो फालतू में खर्च होती है। हमारे देश में कुल बिजली जितनी बनती है उसका 35% इसी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि गांव में घरों में जो बिजली जलती है 220 वोल्ट की, वो उतने ही वोल्ट पर बने और जले, खर्च ना हो फालतू। तो छोटे बिजली घर से ये संभव है। बड़े बिजली घर रखेंगे कारखानों के लिए या रेल चलाने के लिए, छोटे बिजली घर गांव के घरों के लिए। तो सारे गांव में बिजली हो, 24 घंटे, 5 लाख करोड़ का खर्चा वो भी कर देंगे। फिर सड़क बनाएंगे, फिर स्कूल बनाएंगे, फिर हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर गांव में खेल कूद के मनोरंजन के लिए काम करेंगे। गौ पालन, पशुपालन के लिए गांव में शेड बनाएंगे, एक भी गाय भूखी न रहे, एक भी पशु भूखा न रहे, फालतू घूमता न रहे, इसके लिए जमीन की व्यवस्था, सब पूरा काम करने का मैंने खर्चा निकाला। 50 लाख करोड़ में सब हो जाए। 50 लाख करोड़ खर्च करने के बाद हमको ये समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। अभी भी 60 लाख करोड़ बचेगा, तो उसको भारत माता के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, तो उसका 1 साल का ब्याज 6 लाख करोड़ आएगा। उस ब्याज से ही देश का हम खर्च चला लेंगे, किसी पे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सब टैक्स खत्म, कोई टैक्स हमें नहीं लेना, क्योंकि टैक्स लेने से क्या करना, पैसा ही तो चाहिए। पैसा तो आ गया, स्विस बैंक के पैसे को ब्याज में रख लें तो ही इतना आ जाएगा, टैक्स की जरूरत नहीं। सब टैक्स खत्म कर दें, एक्साइज ड्यूटी खत्म, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म, ऑक्ट्रॉय खत्म, टोल टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, कॉरपोरेशन टैक्स खत्म। सब टैक्स खत्म होते ही महंगाई कम। कितनी कम होगी मैं बता रहा हूं। 90 रुपए किलो की दाल 15 रुपए किलो में, 32 रुपए किलो की चीनी 11 रुपए किलो में, 35 रुपए लीटर का डीजल 7 रुपए में, 50 रुपए लीटर का पेट्रोल 12 रुपए में, 345 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर 45 रुपए में। रतलाम से दिल्ली जाने का खर्चा 40-45 रुपए, वापस आने का 40-45 रिजर्वेशन के साथ। अमेरिका जाओ दिल्ली से और वापस आओ 7 से 10 हजार का खर्चा। महंगाई इतनी कम हो जाए, और महंगाई कम हो गई तो आपको भी, मुझको भी, सबको आनंद। तो स्वर्ग तो यहीं बनेगा और कहीं नहीं, यहीं बनेगा। ऐसा देश बनाना चाहते हैं, इसके लिए वो पैसा लाना है और उसके लिए ये अभियान चलाना है। तो आप बोलेंगे हम क्या करें इसमें, आप मदद करो हमारी। आप बोलेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी मदद ये लगती है कि अभी सरकार के सामने जब हम बात करते हैं ना, तो सरकार हमसे पहला सवाल पता है क्या करती है, आपके साथ कितने लोग हैं। तो अभी जब प्रधानमंत्री से बात हुई तो हमने कहा कि इस समय तो 11 लाख हैं, 2 साल में 5 करोड़ हो जाएंगे, अब बताओ। तो उनका तब तो हमको बात माननी ही पड़ेगी आपकी। प्रधानमंत्री ने कहा परम पूजनीय स्वामी जी से कि आपकी एक बात को भी ना कहने की ताकत अब नहीं है मुझ में, बस आप मुझे समय दे दो। जब स्वामी जी ने कहा ना ये काम हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम करेंगे, हम ना नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी ताकत इतनी बड़ी है, तो हम ये ताकत और बड़ी करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सब पार्टियों के पास कुल मिला के 4 करोड़ सदस्य हैं, हम 5 करोड़ बनाना चाहते हैं, ताकि हर पार्टी हमसे छोटी रहे। वो छोटे रहेंगे तो बात हमारी मानेंगे, लोग हमारे पास हैं तो बात हमारी चलेगी। क्योंकि ये प्रजातंत्र है ना, इसमें जिनके पास ज्यादा लोग होते हैं उन्हीं की बात मानी जाती है, वो अच्छी हो या खराब इससे महत्व तो नहीं है, ज्यादा लोगों की सुनते हैं। तो ज्यादा लोग हमें इकट्ठे करने हैं, तो आप सब हमारे साथ आ जाओ तो संख्या बढ़ेगी हमारी। आप हमारे सदस्य बन जाओ, और सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है, वो भर दो। 51 रुपए फीस है। जो आप 51 रुपए दोगे वो हमारे ट्रस्ट में आएगा, ट्रस्ट की तरफ से खर्चा इसी काम के लिए किया जाएगा। कुछ विशेष सदस्य बनना चाहें तो 1100 रुपए है। बस अंतर इतना है कि जो 1100 रुपए देंगे उनको ट्रेनिंग के लिए हरिद्वार बुलाते हैं और स्वामी जी खुद ट्रेनिंग देते हैं। जो 51 रुपए देंगे उनकी ट्रेनिंग यहीं होगी रतलाम में, कोई हरिद्वार से आएगा आपको सब सिखाएगा। तो आप हमारे साथ इसमें आ जाओ जल्दी से, तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी हमारी संख्या बढ़ेगी उतनी जल्दी ये काम हो जाए। हमारे देश में एक कहावत है, संघे शक्ति कलयुगे। ये कलयुग है ना, कलयुग में संगठन की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो संगठन चाहिए हमको, उसके लिए आपसे मदद मांगने आया। आप इसमें शामिल हो जाओ जल्दी से जल्दी, और अपने मित्रों को, परिचितों को, उनको भी शामिल करो इसमें। जितनी जल्दी ये काम होगा उतना जल्दी देश को भला होगा। और इस ताकत से और भी कई काम हम कराना चाहते हैं। ये तो एक काम है स्विस बैंक का पैसा लाना। दूसरा एक काम हम करना चाहते हैं कि अपने भारत देश में 1000, 500 और 100 के नोट सबसे ज्यादा छपते हैं। आपको ये शायद मालूम है या नहीं कि जितने नोट बाजार में है ना, उसमें 85% नोट बड़े नोट हैं, 1000 के, 500 के, 100 के, और 15% नोट हैं वो 50 के, 20 के, 10 के और 5 के और 1 के हैं। अब 84 करोड़ लोगों को तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को, तो उनको तो 1000 रुपए की क्या जरूरत है। इसका माने ज्यादा लोगों को तो 20 और 50 का नोट चाहिए।
तो हम चाहते हैं कि इस देश में 20 और 50 के नोट ही चलें, सब 1000 का नोट बंद हो, 500 का बंद हो, 100 का बंद हो। ये कानून बदलना है अपने को। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो गरीब आदमी को जो चाहिए वो मिलेगा, दूसरा बड़े नोटों से इस देश में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। नोट अगर छोटे हो गए तो भ्रष्टाचार कम होगा। अभी किसी को 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो एक ब्रीफ केस में भर के दे आता है, और जब 50 रुपए से ऊपर का नोट ही नहीं होगा तब देखे 10 करोड़ की रिश्वत कैसे देगा। हाँ, ट्रक भर के नोटों के बंडल ले जाने पड़ेंगे, तो लेने वाला भी परेशान और देने वाला भी परेशान। लेने वाला रखेगा कहां एक ट्रक भर के बंडल। तो ये झक मार के भ्रष्टाचार कम होगा। और इससे भी बड़ा एक दूसरा काम होगा, वो ये कि अपने भारत में पाकिस्तान की तरफ से जाली नोट आजकल बहुत आ रहे हैं। आप अखबार पढ़ते हैं, 15 से 20% जाली नोट आ गए अपने देश में। और पाकिस्तान ये जाली नोट जो भेजता है ना, वो 1000 और 500 और 100 के ही है, 50 के नहीं भेजता। एक पाकिस्तानी एजेंट को अभी सरकार ने पकड़ा है, उससे पूछा कि तुम 50 के नोट क्यों नहीं लाते जाली, तो उसने कहा वो महंगा पड़ता है। उसने उसका हिसाब बताया कि 50 का नोट छापना, उसको पाकिस्तान से भारत लेके आना, इसमें एक 50 का नोट चलाने में 55 रुपए खर्च होते हैं, तो हमको घाटा है। और 20 का नोट चलाने में 25 खर्च होते हैं, 10 का चलाने में 15 खर्च होते हैं। वो कहता है 1000 का हम इसलिए लाते हैं कि ये सस्ता पड़ता है, 500 का भी सस्ता पड़ता है, 100 का। तो आप 1000, 500, 100 के नोट ही खत्म कर दो तो जाली नोट की समस्या हल हो जाएगी और लोगों की जरूरत के नोट ज्यादा हो जाएंगे। और फिर इससे एक फायदा और होगा कि जब नोट छोटे होंगे ना, तो लोग ज्यादा से ज्यादा व्यवहार बैंकों के माध्यम से करेंगे, कैश का ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा। चेक से होगा या ड्राफ्ट से होगा, तो चेक और ड्राफ्ट का ट्रांजैक्शन अगर बढ़ता है तो ईमानदारी बढ़ेगी, बैंकों का व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा बैंक खोलने पड़ेंगे, लोगों को बचत करने की आदत पड़ेगी, खाते बैंकों में जाएंगे। ये सब एक अच्छा काम इस देश में होता जाए। एक और काम हम करना चाहते हैं, वो ये कि भारत की जो इस समय कानून व्यवस्था है, इसके कानून सब अंग्रेजों के जमाने के हैं। एक आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, एक सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं। ये हटाना है हमको, क्योंकि इस कानून से न्याय नहीं मिलता किसी को। कानून ही ऐसे हैं, न्याय दे ही नहीं सकते वो। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी के बारे में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश से मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, मैंने उनको पूछा कि कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा 3.5 करोड़। मैंने कहा इनका फैसला कब आएगा, तो उन्होंने कहा 300 साल में। मैं पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कानून ऐसा है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जल्दी फैसला आ ही नहीं सकता। अब 300 साल में फैसला आए तो वादी भी मर जाएगा, प्रतिवादी भी मर जाएगा, फैसला किसको करोगे आप? 300 साल कौन जिंदा रहेगा? इसका माने कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें फैसला जल्दी से जल्दी, क्योंकि अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं है। फेल हो गए तो क्या बात है इसमें। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूं। भारत के एक प्रधानमंत्री थे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका बड़ा बेटा हर समय अंग्रेजी में फेल होता था। अब प्रधानमंत्री का बेटा अंग्रेजी में फेल हो सकता है, तो किसान का बेटा फेल हो जाए तो कौन सी बात। शास्त्री जी को उसकी कोई चिंता नहीं थी। वो तो कहा करते थे कि ये हिंदी में फेल हुआ तब इसकी मैं मरम्मत करूंगा, अंग्रेजी में फेल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता, हो गया। तो ये हमें सबको समझना है। और मोटी सी बात है कि जब इंग्लैंड का कोई आदमी अपने बच्चे को हिंदी में नहीं सिखा रहा, पढ़ा रहा, तो आप क्यों सिखा पढ़ा रहे? सारे विषय हम हिंदी करना चाहते हैं ताकि आसान हो जाए, और शिक्षा में जैसे ही मातृभाषा आएगी बोझा कम हो जाए। तो ऐसे ऐसे कुछ कुल मिलाकर 64 काम हम करना चाहते हैं। मैंने 8-10 आपको बता दिए, समय की कमी है इसलिए ज्यादा नहीं बताता, आगे कभी आऊंगा तो फिर बताऊंगा। ये सब काम करने के लिए संगठन चाहिए, संगठन के लिए आपका सहयोग चाहिए, और आपका सहयोग मिलेगा
ऐसी मुझे पूरी आशा है। आप अगर इस संगठन में शामिल होते हैं, संख्या बढ़ती है, ताकत हमारी खड़ी होती है, सरकार के सामने हम ये सब दबाव के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके लिए आपका सहयोग, तो आप आज से ही तय करिए, जल्दी से जल्दी इस संगठन के सदस्य हो जाइए, दूसरों को बनाने के लिए प्रयास करिए। और एक छोटी सी आखिरी बात, स्वामी जी कहते हैं कि इस संगठन का जो सदस्य बनेगा उसको 3 बातें माननी पड़ेंगी, नहीं मानेगा तो सदस्य नहीं रह सकता। पहली बात ये माननी पड़ेगी कि अपनी जिंदगी में जितने भी सामानों का हम इस्तेमाल करें वो स्वदेशी होने चाहिए। इस संगठन की शर्त है ये। हर संगठन की शर्त होती है ना कि आप हमारे यहाँ आओगे तो ये मानना पड़ेगा। तो हमारे संगठन में पहली बात ये माननी पड़ेगी कि विदेशी चीज नहीं खरीद सकते। तो अपने घर से आपको विदेशी चीज हटानी है और स्वदेशी ही लाना है। तो आप पूछेंगे हमें तो पता ही नहीं है विदेशी चीज क्या है, स्वदेशी चीज क्या है। उसके लिए हमने एक सूची बनाई है और एक पुस्तक है जीवन दर्शन, वो पुस्तक यहाँ मिलती है। ये इसकी आप देख लो, ये पुस्तक है, स्वामी जी का फोटो बना है। इसको खोलना तो पीछे के पन्ने पर 115 नंबर का पेज है, ये पेज है। इसमें पूरी लिस्ट है। एक तरफ लिखा है स्वदेशी सामान, एक तरफ लिखा है विदेशी सामान। विदेशी लाना नहीं है, सिर्फ स्वदेशी लाना। ये पुस्तक से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं, देशी विदेशी सामान की रसोई घर में चिपका के रख सकते हैं और हर बार बाजार जाएं तो इसको देख के सामान खरीदें। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, इस संगठन में जो भी व्यक्ति आएगा वो व्यक्तिगत जिंदगी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकता है, सार्वजनिक जीवन में उसको भारतीय होना पड़ेगा। वो सार्वजनिक जीवन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं हो सकता। सबके लिए ये दरवाजा खुला है इस संगठन का। कोई भी व्यक्ति आए, अगर हिंदू मुसलमान है तो घर में छोड़ के आए, हमारे यहाँ आएगा तो वो सिर्फ भारतीय है और भारतीय है। तो व्यक्तिगत जीवन में आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कुछ भी हो सकते हैं। आप देश के लिए जब काम करने आ रहे हैं तो आप सब एक हैं, भारतीय हैं। ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त है कि जो भी व्यक्ति इस संगठन में आएगा वो व्यसन नहीं कर सकता, दारू नहीं पी सकता, मांस नहीं खा सकता, अंडा नहीं खा सकता, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस पूरे आंदोलन में। तो व्यसन छोड़ेगा, मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मावा सब, तब वो इस संगठन का सदस्य बने। ये 3 शर्तें सबके लिए। तो इनका पालन हम सब कर रहे हैं अपने जीवन में और दूसरों को पालन करवाने के लिए प्रयास करें तो एक दिन हम जरूर सफल होने वाले हैं। क्योंकि ये काम आजादी के 62 साल में होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अब आने वाले समय में हमें करना है और ये काम कोई हम अकेले करने वाले हैं ऐसा नहीं है। हमारे लाखों लाखों क्रांतिकारियों का यही सपना था कि देश आजादी के बाद निरोगी हो, सुखी हो, समृद्धशाली हो, संपत्तिवान हो, स्वदेशी हो, स्वावलंबी हो। यही सपना था गांधी जी का, यही सपना था सरदार भगत सिंह का, यही सपना था दूसरे क्रांतिकारियों का। तो हम तो अपने को ये मानते हैं कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और हम ये भी मानते हैं कि काम हम नहीं कर रहे हैं, काम तो कोई और करवा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये भगवान करवा रहा है, ईश्वर करवा रहा है, वही हमको अकल दे रहा है, वही बुद्धि दे रहा है, उसी के कहने पे हम सब कर रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। आप भी हमारे साथ अगर इस काम में जुड़ जाएंगे तो आने वाले समय में आपके बेटे बेटियां गर्व से कहेंगे कि जब भारत स्वाभिमान का अभियान चला था तो मेरे पिताजी माताजी भी उसमें थे। जैसे आज कई लोग गर्व से कहते हैं ना, मेरे माता पिता 1942 की लड़ाई में गांधी जी के साथ थे। ऐसे ही आने वाला समय आपको कहेगा कि हाँ, आप गर्व से कहें। और जो नहीं शामिल होंगे, काम तो ये होने वाला है। देखो मैं आपको बता दूं, आप शामिल हो जाओ तो जल्दी होगा, नहीं होगे तो थोड़ा देर में होगा। होना तो इसको है, तो आप शामिल हो जाएं तो वही अच्छा। नहीं होंगे तो फिर आपके ही बच्चे आपको गाली देंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब ये भारत स्वाभिमान का अभियान चल रहा था। तो अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े,